ठीक है, देखिए अब हमारा बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, रिवीजन सेशन है। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस होता है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें इसको तो हम पहले भी इस बात को बता चुके हैं। क्या होता है कि आपने कहा कि किसी सेल के अंदर से हमें एक जीन निकालना होता है, ठीक है। फिर उस जीन को हम जब यहाँ से सेल को तोड़ते हैं, उस सेल को तोड़ के हम उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जीन को निकालते हैं जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं या फॉरेन जीन कहते हैं। फिर इस जीन को क्या करते हैं, हम किसी वेक्टर के साथ में मिला देते हैं और किसी वेक्टर के साथ में इस जीन को मिला के फिर हम इस वेक्टर को किसी दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये जो पार्ट बन गया था इसे कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, स्मॉल आर आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, स्मॉल आर आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, जिसमें फॉरेन डीएनए है और वेक्टर का पैसेंजर डीएनए। इसके बाद फिर ये जो सेल होती है इससे हम प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन ले लेंगे, ठीक है। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंसुलिन कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे फिलहाल में आपको ये समझ में आ गया कि क्या कर रहे हैं, वही प्रोसेसेस हैं। अब कौन कौन से एंजाइम कैसे लगते हैं इन्हीं सब के बारे में यहाँ डिस्कशन करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है क्या है जरा देखते हैं। Recombinant DNA technology involves several steps. A specific sequence such as isolation of DNA, सबसे पहला isolation of DNA, फिर fragmentation of DNA, नंबर 2 fragmentation of DNA by restriction endonuclease, फिर isolation of desired DNA fragment, ये नंबर 3 पॉइंट हो गया, ये करेंगे। फिर क्या करेंगे, ligation of DNA fragment into vector, नंबर 4 पॉइंट करेंगे। फिर क्या हो गया, transferring the recombinant DNA into host, ये नंबर 5 पॉइंट हो गया। और कल्चरिंग द होस्ट सेल इन मीडियम ऑफ लार्ज स्केल एंड यहाँ हो गया 6 पॉइंट और नंबर 7 पॉइंट क्या हो गया, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये हो गया 7 पॉइंट। यानी हम 7 स्टेप्स करेंगे और स्टेप का सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे पहले आपने डीएनए को निकाला, फिर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करा, फिर आइसोलेशन करा डिजायर्ड फ्रेगमेंट का, फिर उसको जोड़ा किसी वेक्टर के साथ में, फिर ट्रांसफर करा वेक्टर को किसी रिकॉम्बिनेंट होस्ट में, फिर कल्चर किया उस होस्ट को किसी मीडियम में लार्ज स्केल पे, और फिर उसमें से भी हमने डिजायर्ड प्रोडक्ट को निकाल लिया। ये स्टेप्स होते हैं हमारे, और इसमें सबसे पहला हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए मटेरियल। सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, किसी सेल के अंदर से इसे निकालेंगे। तो सेल को अंदर से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल को तोड़ना पड़ेगा। तो इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ता है। इट्स नीड टू बी प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में होना चाहिए और फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स, मैक्रोमोलेक्यूल से अलग होना चाहिए। सिंस डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, आपको पता है डीएनए सेल के अंदर होता है, कई मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल को ओपन करना पड़ेगा और रिलीज कराना पड़ेगा डीएनए को अलॉन्ग विद अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स सच एज आरएनए और प्रोटीन्स, इसके साथ में इसे निकाल लेंगे बाहर। क्योंकि आपको पता है डीएनए कहां पे होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चढ़ा हुआ होगा। अगर प्लांट्स, अगर बैक्टीरिया है तो वहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होगी, कुछ स्पेशल टाइप की पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन उनके साथ में मिला हुआ होगा। तो ये कुछ मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, इनसे डीएनए को अलग करना है और इसको अचीव किया जाता है बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल विद एंजाइम्स, अलग अलग तरीके के एंजाइम्स। अगर बैक्टीरिया सेल है तो उसे तोड़ने के लिए जो एंजाइम लगता है वो लाइसोजाइम है, प्लांट सेल है तो एंजाइम लगेगा सेलुलेज, काइटिन है, फंगस है तो काइटिनेज, क्योंकि उसकी सेल वॉल होती है काइटिन की बनी हुई। You know that genes are located along long molecules of DNA. जीन्स कहाँ है, डीएनए के ऊपर होते हैं, इंटरवाइंड विद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के और हिस्टोन के साथ में जुड़े हुए, तो हमें वो भी हटाना पड़ेंगे। और आरएनए को भी, आरएनए कैन रिमूव्ड बाय राइबोन्यूक्लियेज, कौन से एंजाइम से आरएनए को तोड़ेंगे, राइबोन्यूक्लियेज, और प्रोटीन्स को रिमूव करेंगे प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू। कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी रिमूव होते हैं अलग अलग एप्रोप्रिएट उनके एंजाइम्स के थ्रू, एंड प्योरीफाई करेंगे डीएनए, अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट, और डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट बाहर निकाल लिया जाएगा। इन एडिशन कैसे, चिल्ड एथेनॉल के साथ में मिला देंगे, चिल्ड एथेनॉल को डालेंगे तो डीएनए बाहर निकल जाएगा। दिस कैन बी सीन कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन, सस्पेंशन में ये फाइन थ्रेड्स मिलेंगे जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अगर आप इस डायग्राम को देखें ध्यान से तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या करा है इन्होंने ये डीएनए था, ये डीएनए यहाँ पे आ गया है, प्रोटीएज और सारे एंजाइम डाल के यहाँ पे जो आपको दिख रहा है गंदा गंदा से, ये डीएनए है,
और इसको जैसे ही चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे ये ऊपर की तरफ ये ऐसे तैरने लगेगा, और इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, और बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप, इन 7 स्टेप में से पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब डीएनए को हम कट करेंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें निकालना होंगे, तो डीएनए को हम कट करेंगे और उसके फ्रेगमेंट्स को हम एक साथ एक सीरीज में लगा देंगे। तो डीएनए को कट करेंगे, बड़ा सा डीएनए है, उसे काटेंगे, काटने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, अब उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमें अलग अलग लगाना है, तो हम उसको सीरीज में लगा लेंगे लंबाई के अकॉर्डिंग। किस टेक्निक के थ्रू? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। सबसे बड़ा डीएनए का पार्ट यहाँ होगा, उससे छोटा डीएनए का बैंड यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और सबसे छोटा यहाँ। जितना छोटा होगा वो उतना दूर जाएगा, जितना बड़ा होगा वो उतना करीब होगा किसके? नेगेटिव के, और यहाँ पॉजिटिव के। ठीक, तो क्या होता है? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोपगेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड डाइजेशन। ठीक है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ये आपको पता है, और इसे हम रखते हैं एनोड की तरफ। द प्रोसेस इज रिपीटेड, और फिर वेक्टर डीएनए आल्सो, वेक्टर के साथ में भी हम करेंगे यही प्रोसेस। ज्वाइनिंग द डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। ज्वाइन करने के लिए हमें कई तरीके के प्रोसेस करना पड़ेंगे, और उसमें जो एंजाइम आएगा वो होगा लाइगेज, वेक्टर के साथ में लाइगेज के थ्रू हम जोड़ देंगे। ठीक है, जो डीएनए बनेगा उसे हम क्या कह देंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देंगे। देखिए ये तो सारी बातें हो गई हमारी वेक्टर के थ्रू डीएनए को बढ़ाने की, लेकिन अभी एक और प्रोसेस है, वेक्टर के बिना भी हम डीएनए को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, और उस प्रोसेस का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पीसीआर में क्या करते हैं हम डीएनए को, अब जो हमारा डीएनए था, देखिए आप अभी ट्रेडिशनल टेक्निक ये कर रहे थे कि क्या करा आपने? डीएनए को निकाला, डीएनए को निकालने के बाद आपने क्या करा? आपने उस डीएनए को एम्प्लीफाई करना था, बढ़ाना था, तो आपने किसी वेक्टर का यूज करा, उसके साथ में जोड़ा और उसको किसी सेल के अंदर डाला। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। आपको डायरेक्ट डीएनए को ही अगर डबल करना है तो क्या करेंगे? डीएनए को ही डायरेक्ट डबल करने के लिए अपने पास एक टेक्निक है जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर किसने करे थे इसकी डिस्कवरी? कैरी मूलिस ने बताया था पीसीआर को। कब? 1985 में कैरी मूलिस। ठीक है, कैरी KARY कैरी मूलिस। ठीक है, तो इन्होंने बताया। अब क्या करा इन्होंने एक कल्चर मीडियम लिया। कल्चर मीडियम क्या? यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स थे, और यहाँ एक स्पेशल टाइप का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दिया। वो जो डीएनए पॉलीमरेज था ये थर्मोस्टेबल था, यानी टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता था। इसका नाम रखा टैक पॉलीमरेज। ठीक है, टैक पॉलीमरेज का नाम क्यों रखा? क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से निकलता था जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का नाम था। थर्मस एक्वेटिकस से इसका नाम पड़ गया टैक पॉलीमरेज। और यहां हमने अपना डीएनए डाल दिया। करते क्या है? सबसे पहले इस पूरे सॉल्यूशन को गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? हमारा डीएनए 2 पार्ट में टूट जाएगा। इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। डीएनए के दोनों पार्ट्स का अलग अलग हो जाना क्या कहलाएगा? डीनेचुरेशन। अब आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज के 2 नखरे होते हैं। पहला नखरा क्या है? वो स्टार्ट नहीं करेगा। दूसरा नखरा क्या है? वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा। तो डीएनए का मान लीजिए ये स्ट्रैंड जो है ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, और ये वाला 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। ठीक, तो हमेशा नया स्ट्रैंड तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, लेकिन स्टार्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करें? 3 प्राइम यहाँ पे क्या लगाते हैं? प्राइमर लगा देते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे हमें एक प्राइमर लगाना होगा। इसे कहते हैं एनीलिंग। इसे क्या कहते हैं? एनीलिंग। और फिर यहाँ डीएनए पॉलीमरेज जो है वो टैक पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाएगा, इसे जोड़ता चला जाएगा। इसे कहते हैं एक्सटेंशन। अब ये काम लगातार 30 बार करा जाएगा तो 1 बिलियन के करीब बच जाएंगे। ठीक है, तो 1 बिलियन के करीब ऐसे डीएनए हमारे बढ़ जाएंगे। तो इसे कहते हैं हम क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये हमने सेल फ्री कल्चर मीडियम में कर लिया, बिना सेल के हमने सीधे सीधे डीएनए को एम्प्लीफाई कर लिया। आप ध्यान से देखें यहाँ पे। अब जो डायग्राम आपको है इसमें क्या हो रहा है देखिए। सबसे पहले इसे गर्म किया, लगभग 1992 तक गर्म कर डालते हैं, और इस प्रोसेस कहते हैं डीएनए डीनेचुरेशन। तो डीएनए का डीनेचुरेशन हो गया। देखिए ये स्ट्रैंड था, ये देखिए टूट गया, 2 अलग अलग स्ट्रैंड हुए, इसमें और इसमें।
फिर क्या करा, फिर डीनेचुरेशन हीट के बाद फिर हमने थोड़ा ठंडा होने दिया, उसमें क्या लगा दिया हमने, प्राइमर्स लगा दिए, आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े प्राइमर लगा दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज जबकि टेक पॉलीमरेज था उसने और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता चला गया वो इसमें, और इसे क्या कह दिया हमने, एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन मतलब दोनों डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग अलग कर देना, एनीलिंग प्राइमर को जोड़ देना, एक्सटेंशन लंबा कर देना। ठीक, ऐसे कितने साइकिल चलेंगे, लगभग 30 बार ये रिपीट होगा। कितना हो जाएगा एम्पलीफाइड, लगभग 1 बिलियन टाइम्स तक हो जाएगा। ठीक, यहां पे आपको लिखा हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ईच साइकिल हैज 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। ये पूरा प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस को पूरा बता चुके हैं। कहां से निकाला जाता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, देखिए हमारे 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप, हमारे 7 स्टेप थे पूरे। सबसे पहले आपको डीएनए को निकालना था, फ्रेगमेंट्स बनाने थे, फ्रेगमेंट्स को फिर जोड़ देना था, वो सारा काम हो गया। अब इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर डालना है, और होस्ट सेल के अंदर डालने के लिए हमें उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, और कॉम्पिटेंट बनाते हैं कई टेक्निक से। ठीक, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन, जहां पे हम सेलेक्टेबल मार्कर्स का भी यूज करते हैं, इसलिए कि भाई साहब हमें पता चल जाए कि कौन ट्रांसफॉर्म है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्म है। यहाँ एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है इन दिस केस कंटेन्स ये सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो जीन है ई कोलाई के अंदर, वो एम्फीसिलिन है, वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करेगा। अब क्या करेंगे, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हमें फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है, यानी उसमें से हमें अब जो हमें चाहिए है, यानी हमने इंसुलिन के लिए काम किया था ये सारा, तो अब हमें इंसुलिन चाहिए। तो अब इंसुलिन के लिए हमें यहाँ पे इंसुलिन को निकालने का एक तरीका है, पूरा टेक्निक है। और वो टेक्निक जो है वो क्या है, हमने जब बड़े बड़े कंटेनर्स में हमें चाहिए ये काम। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे मान लीजिए बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को ग्रो होने दिया कि भाई तुम खाना पीना खाओ, ग्रो हो। अब ग्रो होएगा तो ये बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाएंगे, और ये अपना जीन एक्सप्रेशन करेंगे, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, और वही प्रोटीन हमें चाहिए होगा, तो यहां से हम उस प्रोटीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए यहां पे क्या है, व्हेन यू इंसर्ट पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे, तो ट्रांसफर इट इनटू बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल सेल, किसी में भी डालेंगे, द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड, एलियन डीएनए मल्टीप्लाई करेगा। ऑलमोस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, almost all recombinant DNA technologies the ultimate aim to produce a desirable protein। हमें क्या चाहिए, सारी recombinant DNA टेक्नोलॉजी का एक ही गोल है कि क्या हमें चाहिए, उससे मिल जाए, हमें जो desirable protein है वो मिल जाए। Hence there is a need for recombinant DNA technology to be expressed। तो foreign gene gets expressed under appropriate conditions। The expression of foreign gene gets gene in host cells involve understanding many technical details। तो हमें यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिटेल्स को भी समझना पड़ेगा। क्या, यहां कुछ बातें जो हमें करना है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहे हैं आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन, जीन क्लोन हो गया है, अब क्या करेंगे, हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशन, और कंडीशन को भी ऑप्टिमाइज कर लिया है, तो इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वन हैज टू कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन लार्ज स्केल। हमें इसको बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर खाली एक चीज के लिए 1 करोड़ रुपए लगा दे रहे हैं तो दिक्कत आ जाएगी। तो अगर उसमें थोड़ा सा पैसा और लगा के बड़े स्केल पे जाए तो सबको फायदा होने लगेगा। जब बड़े स्केल के ऊपर होगा तब हमें इसके लिए बड़े बड़े कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलॉगस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। किसी दूसरे होस्ट में अगर ये एक्सप्रेस हो रहा है तब इस तरीके के प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। द सेल्स हार्बर क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट may be grown on a small scale in laboratory, laboratory में भी करा जा सकता है। The culture may be used for extending the desired product and then purify it by using different separation techniques। और फिर हम बाद में desirable proteins को हम निकाल लेंगे separation techniques के through। The cells can also multiply in continuous culture system wherein the used medium is drained out। used medium था उसे हमने drain out किया, और one side while fresh medium is added, और fresh वाला डालते जाते हैं। फिजियोलॉजिकल, द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज, और सेल्स जो होती हैं लॉगरिथमिक लॉग फेज का यूज करती हैं। आपको पता है कि अगर बैक्टीरिया को खाना पीना पूरा मिल जाए, बैक्टीरिया को अगर सही से खाना पीना मिले तो क्या करता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया
इस तरीके से भागता है, अपनी ग्रोथ दिखाता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल लॉग फेज दिखाएगा। दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड प्रोड्यूस्ड अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। हमें यही चीज अगर बड़े बड़े स्केल पे करना है, लार्ज स्केल पे, तो हमें बड़े बड़े कंटेनर चाहिए होंगे और कंटेनर की कैपेसिटी होगी 100 से 1000 लीटर तक। उन्हें हम कहते हैं बायोरिएक्टर्स, जिनके अंदर ये सारा काम होगा। अब बायोरिएक्टर जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें लगा। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन, बायोरिएक्टर में ऑप्टिमल कंडीशन होगी फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं बायोरिएक्टर, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स और ऑक्सीजन। ये सभी चीज एक बायोरिएक्टर जो है वो प्रोवाइड करेगा, तभी बैक्टीरिया ग्रो करेगा। अब क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो हमारे ये दो तरीके के बायोरिएक्टर यहाँ पे हैं। आप ध्यान से देखिए क्योंकि बायोरिएक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें क्या है, इस बायोरिएक्टर को देखिए तो इसका नाम है सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर और इसका नाम है स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। इसमें क्या हो रहा है, थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्प्रेड, यहाँ एयर बबल्स को स्प्रे किया जा रहा है। यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ एयर बबल को स्प्रे किया जा रहा है। इस वाले में एयर बबल्स को स्प्रे नहीं किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इसे एजिटेट किया जा रहा है। यहाँ आपने सॉल्यूशन भर दिया और बैक्टीरिया को अंदर डाल दिया। इसमें ब्लेड लगा दिए हैं, देखिए हर एक चीज, फ्लैट ब्लेड हो गया, इम्पेलर, ये घुमाएंगे, कल्चर ब्रॉथ हो गया पीले रंग का। इसके बाद इसमें स्टेराइल एयर, नीचे से एयर डालेंगे, ऊपर से एसिड बेस पीएच कंट्रोलर डाल दिया है। यहाँ स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन हो गया, यहाँ अगर झाग वाग भरेगा तो फोम ब्रेकर लगा दिया है, ऊपर मोटर लगा दिया है और यहाँ आपका मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट है, ठीक है। ये आपका स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर हो गया। अगर आप इस वाले को देखिए, स्पार्ज वाले को, तो स्पार्ज वाले में क्या हो रहा है, एयर बबल्स को स्प्रे किया जा रहा है, नीचे से एयर बबल्स। और एयर बबल्स का काम क्या है, एयर बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। एयर बबल्स क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर आप यहां पे देखें तो ये कर रहा है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। ये जो एरिया बन रहा है ये क्या है, गैस इंटरमिटेंट। जो गैस इंटरमिटेंट है ये क्या कर रहे हैं, इंट्रेनमेंट, ये क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। ठीक, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो यहां पे दिखा सकते हैं आपको। The steer tank reactor is usually cylindrical। ये कैसे है, आपको स्टीयर वाले सिलेंड्रिकल दिख रहे हैं, with curved base, नीचे की तरफ बेस कैसा है, कर्व्ड, facilitating mixing of reactor contents, जिसमें आपके reactor content जो है वो मिक्स हो जाएंगे। Steer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor। तो स्टीयर वाले में क्या है, पूरे बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी और मिक्स रहेगा सब कुछ जो कुछ भी है। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। इस वाले में आपने क्या कहा, एयर को है उसको बबल की तरह से डाले। इफ यू लुक द फिगर क्लोजली यू विल सी द बायोरिएक्टर हैज एजिटेटर। बायोरिएक्टर में क्या है, एजिटेटर सिस्टम है, यानी एजिटेट करेगा, हिलने वाला सिस्टम है। एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, नीचे से ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी है, एंड अ फोम कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम भी है, और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी है, और पीएच कंट्रोल सिस्टम भी है, और सैंपलिंग पोर्ट्स भी हैं, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ द कल्चर कैन बी विथड्रॉन पीरियडिकली। और धीरे धीरे से सैंपल उसमें से निकाला जाए हर समय पे पीरियडिकली। यहां से हमने आपको समझा दिया कि बहुत सारी चीजें इन बायोरिएक्टर्स के अंदर, हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में बन सकता है। इनकी कैपेसिटी 100 से 1000 ml तक, लीटर तक हो सकती है। अब अगर बात करी जाए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की, ये क्या होता है, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। आपने जो भी प्रोडक्ट था, मान लीजिए इंसुलिन था, आपने बना लिया बायोरिएक्टर में, बनाने के बाद आपने उसको क्या करना है, आपको उसे बाहर लाना है, उसे मार्केटाइज करना है और फिर उसे बेचना भी है, पैकेज करना है, प्योरीफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। कई सीरीज है प्रोसेस की, ठीक है, रेडी फॉर मार्केटिंग एंड एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इनमें जो प्रोसेस इंक्लूड होते हैं सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, व्हिच आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। दो काम, सेपरेट करेंगे और प्योरीफाई करेंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या कह देंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और फिर क्या होगा, प्रोडक्ट हैज टू बी
फॉर्मुलेटेड विद सुइटेबल प्रिजर्वेटिव, और उसमें सुइटेबल प्रिजर्वेटिव डालते हैं कि भाई कई साल तक चल जाए, उस पर लिखते हैं एक्सपायरी डेट, क्योंकि वो उतने साल तक ही वो प्रिजर्वेटिव काम करेगा। सच फॉर्मुलेशन हैज टू बी अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, और फिर उसमें क्लिनिकल ट्रायल हो जाएंगे कि भैया जो हमने उसमें मिलाया है कहीं वो खराब तो चीज नहीं मिला दी है। इन केस ऑफ ड्रग्स, अगर ये दवाएं हैं, strict quality control testing for each product is also required, और quality control testing हो जाएगी, क्वालिटी सही है, और the downstream processing and quality control testing vary from product to product, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके की प्रोसेसिंग होंगी। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बचे रह गए थे। चल, पहला क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड, बनाया जा सकता है किसके एब्सेंस में? अगर कोई चीज ऐसी हो जिसके एब्सेंस में बनाया जाए तो वो कौन होगी? वो होगी ई कोलाई। देखिए लाइगेज जरूरी है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जरूरी है, डीएनए फ्रेगमेंट भी जरूरी है। ई कोलाई नहीं होगा तो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बनी जाएगा। Find out the correct match for the breaking of cell wall during isolation of genetic materials. Cell wall को हम ब्रेक करेंगे, बताइए मिसमैच कौन सा है? लाइसोजाइम फंगस के लिए यूज होता है, आजकल नया चला है क्या फंगस के लिए? लाइसोजाइम, यहाँ पर काइटिनेज यूज होता है। सेल्यूलोज प्लांट सेल के लिए यूज होता है, हाँ सही है। काइटिनेज क्या बैक्टीरिया के लिए होता है? क्या ये है? ये भी गलत है। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा सही है? सही वाला ये है, गलत वाले ये दो हैं, तीन, ठीक है। आंसर ए हो गया, आंसर ए जाएगा, सेलुलोज है ना वो। आई 35 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कई स्टेप्स होते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में हमने आपको बताया 7 स्टेप। सबसे पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर उसको तोड़ते फाड़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, यानी पहले ई हो गया, फिर ए हो गया, उसके बाद क्या करते हैं आप? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, उसमें से आइसोलेशन कर लेते हैं, फिर कौन सा हो गया? एफ वाला। फिर क्या करते हैं आप? लिगेशन ऑफ डीएनए, फिर उसमें से उन दोनों रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो लाइगेट करेंगे उसको वेक्टर के साथ में, सी वाला हो गया। फिर क्या करते हैं आप? उसके बाद ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, फिर आप ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। उसके बाद करेंगे कल्चरिंग द होस्ट सेल, और फिर उस कल्चर करेंगे उसे, बी वाला, एंड देन डी, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, और फिर क्या कर लेंगे हम? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, फिर डी। अब देख लीजिए कौन सा है? डी, बी वाला, डी वाला, डी, ठीक है। देखिए ई ए एफ सी जी बी डी स्टेप्स हमने आपको पहले ही याद करा दिए, अभी आगे बढ़ते हैं। ये फिगर आपको दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखिए तो डीएनए को निकाला जा रहा है बाहर, डीएनए को इस अल्कोहल से इथेनॉल से बाहर निकालना क्या कहलाता है? स्पूलिंग कहलाता है, अभी बताया था। यहां देखिए प्योरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल इज सेपरेट्स आउट, इसे क्या कहेंगे हम? स्पूलिंग। अभी बात हुई, अभी तो निकालने को कह रहा है, चिल्ड इथेनॉल में डाल के उसे निकाल लेते हैं। सेम। अगला आ गया एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का काम पूछ रहे हैं, पीसीआर के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। थर्मल साइकिल इज यूज्ड इन पीसीआर। थर्मल साइकिल किस में यूज होते हैं? पीसीआर के अंदर यूज होते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज होते हैं, ठीक है। अगला देखिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन है आपके, आसानी से आपके लग जाएंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ते जाइए और क्वेश्चन लगाते जाइए। डीएनए इज ए, क्या है? कौन सा मॉलिक्यूल हैविंग कौन सा चार्ज? डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। याद करिए डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। डीएनए हाइड्रोफोबिक होता है। डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है ना, पानी में मिल जाता है, हाँ। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है, तभी तो उसमें से नहीं जा रहा है अंदर, हाइड्रोफिलिक है। कौन सा आंसर जाएगा? सी, हाइड्रोफिलिक और नेगेटिवली चार्ज, ठीक। Which is the ability to transfer, which has the ability to transfer normal cells into cancerous cells? किसमें किसके अंदर एबिलिटी है नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदलने की? टीआई प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एनिमल्स में ये काम करता है, रेट्रोवायरस एनिमल में करता है, टीआई प्लाज्मिड प्लांट में करता है,
दोनों के अंदर होएगा ए और बी, समझ में आएगा? जी। अगला क्वेश्चन है, हीट शॉक इज गिवन, हीट शॉक जब दिया जाता है, हीट शॉक इज गिवन फर्स्ट स्टेप ऑफ द लिंकिंग ऑफ इंट्रोडक्शन इनटू द सेल एंड सी। हीट शॉक इज गिवन एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सही बात कह रहे हैं। एट अ स्टेप ऑफ द प्रोसेस दैट इनेबल्स लिंकिंग ऑफ एलियन डीएनए टू प्लाज्मिड, नहीं। स्टेप ऑफ द प्रोसेस दैट इनेबल्स इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इनटू होस्ट, हाँ, तो कौन सा जाएगा? डी जाएगा, बोथ ए एंड सी, दोनों ही सही हैं ये बातें। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोसैकेराइड्स, देखिए डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब जिसमें 2 से लेके 10 तक आपके न्यूक्लियोटाइड हों, से ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। दैट आर कंप्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड प्राइमर्स एंड प्रेजेंट एट, कहां प्राइमर लगते हैं? प्राइमर कहां लगेगा? 5 प्राइम एंड, इनिशिएट होगा 5 प्राइम एंड पे, ठीक है, कहां पे होगा? इसका आंसर क्या जाएगा? 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड के ऊपर लगते हैं, 3 प्राइम एंड के ऊपर लगते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, हाँ जी। यहाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। जी। प्राइमर कहाँ लगता है? यहाँ और यहाँ, जी। तभी तो नया बनेगा 5 प्राइम तो 3 टू प्राइम पे 5, लगेंगे ना? तो पुराने वाले के 3 प्राइम पे लगेंगे, हाँ। ठीक है। Thermostable enzyme Tech polymerase and PFU is isolated from the thermophilic bacteria R। देखिए जरा याद रखिए, एक तो टेक पॉलीमरेज एनसीईआरटी नाम लिखा है, लेकिन ये नाम नहीं लिखा है, इसे याद कर लीजिएगा। ये भी थर्मोस्टेबल एंजाइम है। ये कहां, ये कौन से एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, ये डीएनए को पॉलीमराइज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। व्हिच इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सी चीज सही है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्यूमर कॉज करता है? हां करता है। PBR322 एंजाइम है? नहीं, ये वेक्टर है, तो यही सही है ना, ठीक है। अरे तो लाइगेज मॉलिक्यूल क्या है? सीजर है। मॉलिक्यूलर सीजर कौन होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये भी गलत है। हिंट सेकंड प्लाज्मिड वेक्टर है? नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो पहली बार खोजा गया फर्स्ट टाइम पे, ठीक। तो कौन सा सही गया? यही वाला सही है। अगला, पीसीआर टेक्निक इज इन्वेंटेड बाय, किसने? कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने पीसीआर टेक्निक को बताया था। सोर्स ऑफ टेक पॉलीमरेज इन पीसीआर, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया था। नाम क्या था? थर्मस एक्वेटिकस। बैक्टीरिया का नाम क्या था? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया था। तो 46 का सी है आंसर। ये फंगस लिख दिया है, हाँ छोड़ दो। जी। होमोफिलिक बैक्टीरिया सी है। PCR is useful in पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजफुल इन, कहां? डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में। हम डीएनए को एम्प्लीफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मात्रा को बढ़ा रहे हैं, उसी में तो इसका यूज हो रहा है भाई। एमिनो एसिड सिंथेसिस में थोड़ी होता है, डीएनए सिंथेसिस में थोड़ी। डीएनए सिंथेसिस तो हो रही है, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ रही है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं। अब देखिए बस आखिरी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑब्टेनिंग फॉरेन प्रोडक्ट, which is the correct regarding genetically engineered insulin using E. coli? difficult to purify, इसे difficult, इसे purify करना difficult है। obtaining a large unlimited quantities, possibility of transmission of animal disease, और insulin obtained varies in chemical structure। देखिए possibility of transmission of animal diseases, लार्ज स्केल में तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में तो नहीं कर सकते, 100 से 1000 लीटर तक ही तो कर सकते हो, इससे ज्यादा कहां ले जाओगे? आंसर सी आएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ एनिमल डिजीज। तो ये क्या है? ये तो गलत है। डिफिकल्टी पर प्योरीफाई तो कर लेते हैं, तो सही क्या है? सिर्फ यही है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इसमें एनिमल डिजीज हो जाए, ठीक। बायोरिएक्टर्स आर यूजफुल इन, बायोरिएक्टर किस लिए होते हैं? हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में कर सकते हैं। सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट थोड़ी करेंगे, वो तो हम बनाएंगे, माइक्रो रिएक्शन से हम अंदर डालते हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल से हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ सी जाएगा इसका आंसर। अ टिपिकल बायोरिएक्टर हैज, एक टिपिकल बायोरिएक्टर में क्या होता है? देखिए हमने आपको बताया सारी चीजें होती हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है ना, सैंपलिंग पोर्ट्स भी होते हैं,
पूरा लाइन एनसीईआरटी की उठा के छाप दिए तो जी। सारे हो जाएंगे, ABCDEF सब जितने दिए सब। After the biosynthetic phase of the product is separated and purified by the process called डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। भाई प्रोडक्ट को प्योरीफाई करेंगे और सेपरेट करेंगे किस प्रोसेस में, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहाँ से आ गया, ये तो है ही नहीं, इसका ऑप्शन ही नहीं। रिकॉग्नाइज द फिगर, फिगर को आपको देखना है और जरा उसके बारे में हमें बताना है। टैंक है पहला वाला, दूसरा वाला स्पार्ड स्टेयर। कौन सा है? पहला वाला है सिंपल स्टीयर टैंक और दूसरा जाएगा सी, स्पार्ड स्टेयर टैंक वाला। स्पार्क स्टीयर टैंक, ये सी जाएगा, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, हाँ जी। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं क्या और क्वेश्चन बचे कि नहीं। हमें लगता नहीं कि बचे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स। कह रहे हैं लार्ज स्केल में हम रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट करना है और कौन सा बायोरिएक्टर हम यूज करें, सिंपल टाइप या स्टीयर टाइप या दोनों? स्टीयरिंग टाइप। तो स्टीयरिंग टाइप के का करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद which of the following would be chosen for the best yield if we want to produce a recombinant protein in large amount? अब कंटीन्यूअस कल्चर सिस्टम। एक कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम होना चाहिए जिसमें इधर से डालते रहो इधर से निकालते रहो, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम होना चाहिए। ठीक। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होने से क्या फायदा होता है? मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट सही, आराम से वो मिक्स हो जाता है। अभी एनसीईआरटी की लाइन। अगला इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। Foreign DNA can be ligated at BAM-HI site of ampicillin resistance gene in a vector. BAM-HI एम्पिसिलिन के लिए होता है, टेट्रासाइक्लिन के लिए होता है। आप ध्यान से देखिए, एम्पिसिलिन इधर होता है, टेट्रासाइक्लिन इधर होता है, BAM-HI इधर लगता है, इधर PVU फर्स्ट और PST सेकंड फर्स्ट लगता है। तो BAM-HI जो है उस पे तो ये नहीं होगा। Some plasmids may have only 1 or 2 copies of cells whereas other have, ये पता है आपको, बिल्कुल सही बात है। कुछ में 2 होते हैं, इसे कॉपी नंबर कहते हैं, कुछ में 2 कॉपीज हो सकती हैं, लेकिन कुछ में 15 से 100 कॉपीज तक हो सकती हैं, कॉपी नंबर है। In almost all recombinant technologies, the ultimate aim to produce a desirable protein. recombinant DNA टेक्नोलॉजी में desirable protein ही चाहिए होता है, क्या यही है? हाँ जी यही है। तो फिर तो all of the above जाना चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाँ तो ये सही है, ठीक। और ऑल ऑफ द अबव तो फिर है ही नहीं, तो कौन सा इसमें गलत है? हमें गलत वाला ही चूज करना था, तो ए वाला ही है गलत और यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। इसी के साथ हमें लगता है कि सारे क्वेश्चंस खत्म हुए, ये वीडियो भी खत्म हुई। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे की वीडियो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट सेक्शन के लिए अगली बार वीडियो मिलेंगे। स्टे सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे।